अब तक आपकी बात मानती आई हूँ तो अब भी मानूंगी। नीरज भी ये सुनकर खुश हो गया। वो तुरंत बाहर चला गया। कुछ ही देर में उसके हाथ में दो अलग अलग पैकेट थे, जिसमें उसने आलू टिक्की, बर्गर और दही बल्ले पैक करवाए हुए थे। उसके हाथ में सामान पकड़ा हुआ देखकर कल्पना जी बोली, अरे तू इतनी जल्दबाजी में कहाँ पर गया था? मैं तुझे आवाज़ लगाती रह गई पर तूने सुना ही नहीं। ये सुनकर नीरज बोला, माँ कुछ नहीं, बस प्रियंका का कुछ खाने को मन कर रहा था और खाना खाने का उसका मूड नहीं था, इसलिए उसके लिए कुछ तो लेकर आना ही था। इसलिए उसके लिए स्पेशल दही बल्ले और आलू टिक्की बर्गर लेकर आया हूँ। ये सुनकर निधि बोली, अरे वाह भाई, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे दे दे, भाभी को तो बाद में लाकर दे देना। मेरा भी फ़िलहाल यही खाने का मन कर रहा है और मुझे भूख भी लगी हुई है। ये सुनकर नीरज बोला, नहीं दीदी, यह प्रियंका के लिए हैं और उसने कल से कुछ खाया भी नहीं है। आपके लिए मैं अभी लाकर दे दूंगा। ये सुनकर निधि ने कल्पना जी की तरफ देखा तो कल्पना जी बोली, घर में इतना सामान पड़ा था खाने के लिए, पर तुझे तो अपने पैसे ही वेस्ट करने हैं। जा कर जो करना है तुझे। इस घर में हमारी तो वैल्यू ही क्या है? बस उस महारानी की ही वैल्यू रह गई है, जो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। जब हम पेट से थे हमने तो कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई, और हमारी सास तो हमें यह चटपटी चीज़ें खाने के लिए मना करती थी। पर आजकल की लड़कियां भी ना, कहाँ हमारी बातों को मानती हैं। उनको तो खुद की ही बात चलाना अच्छा लगता है। चलो अच्छा है, तुम भी जोरू के गुलाम बन गए हो। हमारी बात कहाँ मानोगे? हम में तुझे बुराई दिख रही है, पर कोई बात नहीं, जब तुम्हारा पूरा घर खाली हो जाएगा इन चटपटी चीज़ों के खाने से, तब तू सोचेगा कि मैं बिल्कुल सही कहती थी। ये सुनकर नीरज से रहा नहीं गया तो वह बोला, माँ अगर मेरे पास कुछ नहीं भी रहा तो क्या हुआ? जो भी मैं कमा रहा हूँ वह आपके और प्रियंका का ही तो है। उसको बुरा तो बहुत लग रहा था अपनी माँ की बात को काटने का, पर आज यह जवाब देना ज़रूरी था क्योंकि बात सिर के ऊपर से जा रही थी। आज जब प्रियंका ने उसको सही गलत का फ़र्क बताया तब जाकर उसकी आंखें खुली थी। कल्पना जी कुछ कहने की कोशिश करती हैं, तभी प्रियंका बोली, अब आपको क्या दिक्कत हो गई है माँ? आप मुझे अच्छे से खाना भी नहीं खाने दे सकती। ये सुनकर कल्पना जी ने मुंह बना लिया और बोली, तुझे जो मर्जी खाना है खा, पर ये चीज़ें मेरी बेटी ही खाएगी। वह प्रेग्नेंट है और उसका खाने का मन कर रहा है, और तुझे तो पता ही है ना कि औरतों का बार बार कुछ ना कुछ खाने को मन करता है। तो निधि का भी खाने का मन किया, पर इसमें तेरे पति को दिक्कत हो रही है। वह मेरी बेटी को देने की बजाय तुझे देने की बात कर रहा है। यह सुनकर प्रियंका जोर जोर से तालियां बजाने लगी और आराम से सोफे पर बैठकर बोली, वाह माँ, आज तो आपने असली रंग दिखा दिए। जब मेरा मन कर रहा था तरह तरह की चीज़ें खाने का, तब आपने क्या कहा था कि घर में बहुत सा सामान रखा है वह खा सकती हो। फिर अब क्या हुआ? क्या आपकी बेटी आसमान से उतरी हुई कोई परी है? जो वह मांगेगी उसको वह मिलेगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा मत सोचना कि प्रियंका चुप रह जाएगी। प्रियंका को अपना हक लेना आता है। वह कोई कमसिन कली नहीं है, अपने हक को किसी को भी दे देगी। निधि से रहा नहीं गया, वह बोल पड़ी, प्रियंका तुम ये माँ से कैसे बात कर रही हो? और मेरे बारे में तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? अगर बात तुम्हारी और माँ की है तो तुम दोनों अपनी बातों पर लड़ो, मुझे बीच में क्यों लेकर आ रही हो? ये सुनकर प्रियंका बोली, आप भी कम पानी में नहीं है दीदी, आप यहाँ पर जहर घोलने के लिए ही आई हैं। सुबह जब नीरज जी ने कहा था कि यह गोलगप्पे प्रियंका के लिए आए हैं, तब आपने क्या कहा था कि अभी तो मेरा यही खाने का मन कर रहा है। क्या आपका सिर्फ वही चीज़ खाने का मन कर रहा होता है जो मुझे खानी होती है? मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ और सिर्फ घर में ही नहीं रही हूँ, पूरे समाज का और सबकी सोच का एक एक हिसाब रखती हूँ। कल्पना जी गुस्से में बोली, ये तुम ज़्यादा बोल रही हो प्रियंका, और घर का काम तो करना है नहीं। सुबह से आराम करने पर लगी हुई थी, अब देखो कैसे कैंची की तरह तुम्हारी जुबान चल रही है। अब लड़ते वक्त तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही? नीरज बोला, माँ आप बस भी करिए, उसकी हालत तो देखो। आप हर वक्त उससे लड़ाई करती रहती हैं, कुछ तो देखकर बोला कीजिए। और दीदी आप क्यों बीच में आती हैं? जब इन दोनों की बात है तो ये सुलझा लेंगी। निधि चुपचाप मुंह बनाकर बैठ गई। कल्पना जी बोली, हाँ हाँ, अब तो मेरी ही गलती नज़र आएगी, अपनी बीवी को तो कुछ कहेगा नहीं। मैं तो हूँ ही क्या, वैसे ही तुझे अपने पेट में रखा और इतना बड़ा किया पाल पोस कर। हमारी अहमियत कहाँ रह गई है तुम्हारी ज़िंदगी में? ये पूरा शरीर बूढ़ा हो गया है तुम्हारे लिए कमाई करते हुए। ये सुनकर प्रियंका हंसने लगी और बोली,
माँ आप बस भी करिए, आप दूसरों के घर पर तो लोगों की मदद करवाती हैं और जब बात काम करने की हमारे घर में आती है तब आपको कुछ नहीं दिखता। कल शाम को जब आप आंटी के घर पर मटर छिलवा रही थी तब तो आपको कुछ नहीं हुआ था। उन आंटी से कुछ सीखो, उनकी बहू कैसे सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी और आप उनके घर पर नौकरों की तरह काम कर रही थी। आप वहाँ मटर छीलने तो नहीं गई थी। ये सुनकर कल्पना जी सकपका गई, क्योंकि अभी प्रियंका ने जो बात कही थी वह 16 आने सच थी। ये सुनकर नीरज हैरानी से कल्पना जी की तरफ देखकर बोला, माँ आप ये काम कब से करने लग गई? निधि को भी इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ ऐसा करती होंगी। प्रियंका तक तो सीमित था, क्योंकि वह उसकी बहू थी, वह उसके सामने काम करें या ना करें, पर दूसरों के घर में वह कैसे काम कर सकती थी? वो लोग सामने कुछ कहें न कहें पर पीठ के पीछे उनका मजाक ज़रूर बनाते होंगे, क्योंकि कल्पना जी ने अपने घर के सारे चिट्ठे उनके आगे खोल रखे थे। प्रियंका कुछ नहीं बोलती, कल्पना जी घूरकर उसको ही देख रही थी। फिर वो बोली, मेरी मर्जी है, मैं चाहे जो कुछ काम करूं, उसमें तुम्हें क्या? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और तुम्हारा कोई भी ऑर्डर मुझ पर नहीं चल सकता, इसलिए अपने काम से काम रखो। और जो तुम्हारी वजह से ये मेरे घर में लड़ाई हो रही है ना, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। ये सुनकर नीरज प्रियंका के सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ अब आपका बेटा भी आपके खिलाफ है, क्योंकि आप गलत हैं और आपने ही मुझे सिखाया है कि गलत का नहीं बल्कि सही का साथ देना है, और आप ही गलत करने की कोशिश कर रही हैं। और मैं पहले ही आपसे विनती करता हूँ, इस कलेश को यहाँ पर ही बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें ना तो आपको खुशी मिलेगी और ना ही हम सबको। अरे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, लड़ने की बजाय हंसी खुशी रहें, ताकि सब आसपास में रहने वाले लोग भी हमारी तारीफ करें। कि रहना तो उन लोगों से सीखो। क्या आपको अच्छा लगता है आपके घर की बातों को सुनकर मोहल्ले वाले दो बातें बनाएं, क्योंकि घर के सदस्यों के सिवा कोई किसी का नहीं होता है। कल्पना जी गुस्से से बोली, तुझ पर ना बेटे, इस तेरी पत्नी का भूत चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या घोलकर पिलाया है जो तुझे मेरी तरफ आने नहीं दे रही है। पर तू बेटा है मेरा और तू मुझसे ही धोखेबाजी कर रहा है। सच कहती हैं सभी औरतें कि शादी के बाद लड़के जोड़ों के गुलाम हो जाते हैं, और आज तूने ये साबित भी कर दिया। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। वहीं निधि भी नीरज को भी गुस्से में घूर रही थी। नीरज बोला, दीदी क्या आपको भी लगता है मैंने जो कहा वह गलत है? ये सुनकर निधि बोली, तुझे कोई बात सही से समझ नहीं आती है क्या नीरज? ये बात तू माँ के सामने घुमा फिरा कर भी कह सकता था। ऐसे डायरेक्ट कहने की क्या ज़रूरत है? उन्हें कितना हर्ट हुआ होगा। तुझे पता भी है भाभी तो तेरी पत्नी है, उन्हें तेरी बातें समझनी चाहिए, ना कि हर बार माँ की शिकायत तेरे सामने करें। फिर वह प्रियंका को अजीब ढंग से देखकर वहाँ से चली गई। प्रियंका अपनी भरी आंखों के साथ नीरज को ही देख रही थी। वो बोली, मुझे पहले ही पता था, क्योंकि अगर मैं सच्चाई बताऊंगी तो ज़रूर कोई बखेड़ा खड़ा होगा और उसका भाना मेरे सिर पर ही फूटेगा। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे यह सब बोलना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर वो भी चली गई। इन सब में नीरज फंस गया, क्योंकि वह ना तो अपनी माँ को कुछ कह सकता था और ना ही अपनी बीवी को। वह अपने बालों में उंगली उलझाकर बैठ गया। वो अगर अभी प्रियंका को कुछ नहीं कहता है तो उससे उसकी माँ नाराज हो जाएगी, क्योंकि उसको तो जोड़ू का गुलाम बना ही दिया था। अगर वह अपनी माँ की साइड लेते हुए प्रियंका से कुछ कहता है तो वह नाराज होगी, क्योंकि इसमें प्रियंका की कोई गलती भी नहीं थी और बेवजह उसको ही सुनाया जाता था, इसलिए वह उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। ऊपर से वह प्रेग्नेंट थी, ऐसे में वह उसको तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। वह फ्रस्ट्रेशन से उठकर किचन में चला गया और पानी का गिलास उठाकर अपने मुंह लगा लिया। फिर बोला, माँ इसमें गलती तो आपकी ही है, क्योंकि आपको यह सब नहीं करना चाहिए। प्रियंका ने जो भी आपको कहा वह एकदम सच है। फिर वो कुछ सोचकर अपनी माँ के कमरे में चला गया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं निधि और कल्पना जी शॉक्ड थी। निधि जी और कल्पना जी आराम से बेड पर बैठकर नीरज का लाया हुआ बर्गर और आलू टिक्की खा रही थी, और नीरज के आते ही वो छुपाने की कोशिश करने लगी, पर तब तक नीरज की नज़र वहां पर जा चुकी थी। दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। निधि हकलाते हुए बोली, हमने सोचा यह ठंडा हो रहा है और भाभी तो खाएंगी नहीं, इसलिए हमने ही खा लिया। नीरज ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने यह बात तो समझ ली थी कि प्रियंका बहुत ही इमोशनल है और सभी उसकी इस बात का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और कल्पना जी निधि के साथ में मिलकर उसको बहुत तंग करती हैं, पर उनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। नीरज कल्पना जी के पैरों के पास आकर बैठ गया
और बोला, माँ, प्रियंका कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जाना चाहती है, क्या आपकी परमिशन है वह चली जाए? कल्पना जी भी उल्टा जवाब देते हुए बोली, हाँ, कुछ दिनों के लिए क्लेश मिट जाएगा। मेरी बेटी मेरे पास रहने के लिए आई है और वह चली मायके, पर फिर भी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बच्ची की देखभाल खुद कर सकती हूँ। उसको कह दे अपनी पैकिंग कर लेगी और उसको बस में बिठाइयो। नीरज बोला, माँ, वो प्रेग्नेंट है और उसका पेट ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, ऐसे में किसी की कोई टक्कर लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये बात सुनकर कल्पना जी ने मुंह बना लिया और बोली, अभी मेरी बेटी भी तो आई थी ऑटो से, उसको तो कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर नीरज झुंझला गया और बोला, माँ, आप हर बार प्रियंका से कंपेयर क्यों करती हो दीदी को? दीदी को अभी 1 महीना हुआ है, उनको देखकर कोई कह नहीं सकता प्रेग्नेंट है, पर प्रियंका का तो पता चल रहा है ना। और दीदी तो यहीं 2 सेक्टर छोड़कर रहती हैं, तो उनको क्या ही दिक्कत होगी। और हाँ, आप खाना खा लेना, मैं वहाँ से सीधा ऑफिस चला जाऊँगा, जो हाफ में काउंट हो जाएगा। ये कहकर वो चला गया। कल्पना जी और निधि ने प्रियंका की बुराई करनी शुरू कर दी। नीरज प्रियंका से बोला, तुम चलो कुछ दिन अपने घर रह आना, कुछ मन भी बदल जाएगा तुम्हारा और हंसी खुशी वापिस आना। ये ऐसे वाली प्रियंका तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। प्रियंका बोली, मैं कोशिश करूंगी नीरज जी। ये कहकर वो अपनी पैकिंग करने लगी, पर मन ही मन वो खुश थी, नीरज उसका सच में साथ दे रहा है। उसके बाद दोनों उनके घर के लिए निकल गए। प्रियंका को देखकर पवित्रा जी बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया और बोली, बेटा, तू तो पेट से है, कुछ खाया कर, तुझे देखकर लगता नहीं है 3 महीने हो चुके हैं तेरी प्रेगनेंसी को, ऐसे में तो शरीर भरा भरा होना चाहिए। ये सुनकर प्रियंका का गला भर आया। उसको अभी देखकर लग रहा था माँ जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। वो कसकर अपनी माँ के गले लग गई और रोने लगी। बेटा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? फिर नीरज की तरफ देखकर बोली, दामाद जी, आपकी कोई लड़ाई हुई है क्या प्रियंका के साथ? देखो, अगर ऐसा है तो मेरी बेटी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी की कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई बात थी तो आप हमें बताते, हम अपनी बच्ची से बात करते। ये सुनकर नीरज का सिर झुक गया, पर वो कुछ नहीं बोला। पर प्रियंका को उसका उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं ना, जब हमें किसी को खुश देखने की तलब होती है और हम उसको उदास नहीं देख सकते। यही तो था प्रियंका का स्वभाव। वो चाहे नीरज को कुछ भी बोल दे, आखिर हक था उसका, वो पति था उसका और उसको शिकायत करने का हक भी था। पर इसका मतलब ये नहीं था वो नीरज के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देगी। वो नीरज को अपने घर वालों के सामने बिल्कुल भी गलत साबित नहीं करना चाहती थी। उसको पता था नीरज बिल्कुल भी गलत नहीं था और ना हो सकता है, बस हालात गलत थे। वो नीरज की साइड लेते हुए बोली, मम्मी, आपको देखे हुए 6 महीने हो गए थे तो आपको देखकर रोना आ गया, बाकी नीरज जी तो मुझे बिल्कुल उदास नहीं करते। ये सुनकर पवित्रा जी ने चैन की सांस ली। वहीं नीरज एक और गिल्ट में डूब गया, उसकी आंखें भरने लगी। पवित्रा जी बोली, दामाद जी बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, आपका ही घर है, ऐसे बाहर खड़े रहना आपको शोभा नहीं देता। नहीं मम्मी जी, आज नहीं, फिर कभी। आज मैंने हाफ डे की छुट्टी ली थी, बस प्रियंका को अकेले भेजना सही नहीं लगा तो मैं छोड़ने आ गया। अभी आधे घंटे में मेरी ड्यूटी शुरू होने वाली है, टाइम पर नहीं पहुंचा तो पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये सुनकर पवित्रा जी बोली, अरे दामाद जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या आज आप हमारे लिए टाइम नहीं निकाल सकते? कितने दिनों बाद तो आप आए हैं। प्रियंका भी उसको उम्मीद की नज़रों से देख रही थी, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। पवित्रा जी ऐसे बोल रही थी और नीरज ऑफिस जाने का नाम ले रहा था। वो बोली, आप हर रोज़ तो जाते हैं ऑफिस नीरज जी, कल ओवर टाइम कर लेना, या फिर आप एक दिन की छुट्टी ले लोगे तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी। वैसे भी संडे के अलावा आपको 3 छुट्टी मिलती हैं। ये सुनकर पवित्रा जी हंसते हुए बोली, बेटा, अब तो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं, अब तो आपको आना होगा। ये कहकर वो प्रियंका से बोली, बेटा जाओ, ये साड़ी बदल लो, ऐसे में दिक्कत हो रही होगी, अब तो खुले कपड़े पहन लिया कर ताकि थोड़ा सांस मिले। तब तक मैं तेरे लिए जूस बनाती हूँ। वो प्रियंका और नीरज को लेकर अंदर आ गई। नीरज सोफे पर बैठ गया। पवित्रा जी ने ड्राई फ्रूट्स उनके सामने रख दिए। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो उठकर उसके लिए चाय बनाने चली गई। नीरज की नज़र एक एक चीज़ पर थी। उसको महसूस हो रहा था प्रियंका के घर में उसके लिए कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो उसके घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। बदले में उसको क्या मिला? सच में माँ माँ होती है, चाहे वो कल्पना जी हो या फिर पवित्रा जी। दोनों को ही अपनी बेटियों की चिंता थी। वो सोच ही रहा था, तब तक प्रियंका अपने कपड़े बदल कर आ गई। वो बैठने लगी, तभी उसकी मम्मी आई और बोली,
बेटा ये मुलायम पिलो लगा लो, आराम मिलेगा। ऐसी कंडीशन में पीठ में दर्द होता होगा ना। प्रियंका की आंखें नम हो गई। सच में एक माँ ही अपनी बेटी का दर्द बिना कहे समझ सकती है। वो फिर उसके लिए जूस ले आई। प्रियंका पीने लगी। नीरज प्रियंका की तरफ देखकर बोला, सच में मैं बहुत लकी हूँ प्रियंका, तुम मेरी जिंदगी में आई। प्रियंका जूस पीते हुए बोली, आपको अब यह बात समझ आई है, पहले कहाँ पर गए थे? अगर आप यह सब मेरे लिए पहले कर रहे होते तो मैं यकीनन खुशी से झूम जाती। नीरज एक बार फिर उदास हो गया। वो बोला, आई एम सॉरी प्रियंका, पर आगे से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा और ना ही मैं कोई भी गलती करने की कोशिश करूंगा। मेरा फर्ज और मेरी इज्जत हो तुम। अगर इस पर ही बात आ जाएगी तो मैं किसका बचाव कर सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, पास्ट की गलतियों को मैं नहीं सुधार सकता, पर आगे कोई गलती नहीं होगी। प्रियंका बोली, आप अब तो सुधर जाएंगे क्योंकि आप मेरी बात समझ रहे हैं, पर हम माँ को कैसे समझाएंगे? उनको कैसे बताया जाए ये सब? नीरज प्रियंका के पास सोफे पर आया, उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोला, वह सब मेरा काम है, तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो और हमारे बच्चे पर, क्योंकि मैं तुम्हारी सेहत को लेकर कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। वह सब मेरा काम है, तुम बस चिंता मत करो। जब तुम घर पर वापस आओगी तो तुम्हें सब कुछ सही मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे और मेरे होने वाले बच्चे से भी। नीरज ने ये सब कह तो दिया था, पर वह कैसे करेगा यह उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, पर उसको ये सब करना ही था। पवित्र जी चाय ले आई। फिर शाम होने से पहले प्रियंका को हिदायत देकर नीरज वहां से वापस चला गया। प्रियंका के चेहरे पर खुशी दमक रही थी, कुछ तो उसके घर आने की खुशी और कुछ नीरज के प्यार की वजह से। जब शाम को प्रियंका का भाई राज और उसके पापा विकास जी घर आए, विकास जी ने प्रियंका के हाथों पर गर्मा गर्म बर्गर रख दिया और बोले, मुझे पता था मेरी बिटिया घर पर आई हुई है, तो मैं ये सब कैसे नहीं लेकर आता। और ऐसी हालत में तो तुम्हारा मन करता होगा ना, क्योंकि मुझे पता है जब तुम छोटी थी तब ना जाने कितनी बार मुझे फ़ोन करके इसके लिए कहती थी और मुझे थक हार कर लेकर ही आना पड़ता था। और अब देखो, जब भी मैं लेकर आता हूँ कोई खाने वाला ही नहीं होता, पर आज तो तुम आई हुई हो और जब तक यहाँ पर रहोगी तुम्हारी हर विश पूरी होगी। ये सुनकर प्रियंका उनके गले लग गई। तभी पीछे से राज आया और बोला, छोटी सिर्फ बर्गर ही खाना है तुझे या फिर अपनी फेवरेट इमली और दही बल्ले भी खाने हैं? ये सुनकर तो प्रियंका खुशी से चिल्ला उठी और बोली, भैया आपको याद था कि मुझे ये सब खाने में पसंद है। ये सुनकर राज उसके हाथों में वह सब रखते हुए बोला, तू इस घर से दूर हुई है पर मेरे दिल से नहीं छोटी, और मैं कैसे नहीं लेकर आता? मम्मी ने पहले ही मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि तेरी छोटी घर पर आई हुई है। अब ज़्यादा उछल कूद मत करना वरना मेरा भांजा भांजी को तकलीफ होगी। ये सुनकर प्रियंका मुंह बनाकर बोली, सबको इसकी ही फिक्र पड़ी हुई है पर मेरी नहीं है किसी को भी। राज हंसते हुए बोला, तू इसकी मम्मा है और तुझे ही अपने बच्चे से जलन हो रही है? ये ठीक नहीं है छोटी। प्रियंका हंसने लगी। उनके घर में रौनक छाई हुई थी। वहीं नीरज के घर में सब अपने अपने कमरे में थे। कल्पना जी की तबीयत खराब थी, ऐसे में निधि को खाना बनाना पड़ा, जिससे वो मन ही मन प्रियंका को कोस रही थी। ये देखकर तो वह गुस्से में उबल रही थी। वह मन ही मन प्रियंका को गाली देने लगी। जब उसको पता था कि मैं घर आने वाली हूँ तो घर नहीं रह सकती थी क्या? फिर अपना मायका ज़्यादा ज़रूरी था? अपनी नंद की तो कोई कदर ही नहीं है। मम्मी उसके साथ में बिल्कुल सही करती हैं, वह तो इसी के लायक है। फिर वह खाना उठाकर कल्पना जी को दे आती है। कल्पना जी ने जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में रखा, वह बोली, खाना बनाना भूल गई हो क्या? इतना नमक कौन डालता है? निधि बोली, मुझे तो ऐसा ही बनाना आता है और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो जाकर आप खुद बना लीजिए। आपकी बहू तक आपके कहने में नहीं है तो आप क्या ही करेंगे? आपसे एक बार भी नहीं पूछा अपने घर जाने के लिए, सिर्फ भाई को कह दिया पूछने के लिए, और आपने इतनी आसानी से उसको जाने दिया। ये नहीं वो यहाँ रहे, मुझे उसके हाथ का खाना खाना था, कितना टेस्टी खाना बनाती है वो। ये सुनकर कल्पना जी का मुंह बन गया। वो बोली, तू भी कर लिया कर फिर कुछ। निधि हैरानी से कल्पना जी को देखने लगी। वो बोली, अगर आप भाभी को जाने की परमिशन नहीं देती तो आज हम अच्छा खाना खा रहे थे। कल्पना जी भी उसकी बात से सहमत थी। थोड़ी देर बाद नीरज घर आया तो देखा निधि सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। वो बोली, भाई आइसक्रीम ले आ नीचे से। नीरज ने उसको देखा, फिर बोला, फ़ोन कर देती दीदी, अब नीचे वापस जाना पड़ेगा। निधि ने उदास सा मुंह बना लिया तो नीरज को जाना पड़ा। कुछ देर बाद निधि आराम से आइसक्रीम खा रही थी। नीरज अपने लिए खाना निकाल रहा था।
वो मन ही मन बोला, अब महसूस हो रही है प्रियंका कमी तुम्हारी, सच में तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। कुछ काम नहीं होता तुम्हारे बिना, अगर तुम होती तो खाना निकाल कर दे रही होती, वो भी गर्मा गर्म। प्रेग्नेंट होने से पहले तुम मेरे आने के बाद खाना बनाकर देती थी। अब देखो, चल नीरज शुरू हो जा, अब कोई नहीं इतनी केयर करने वाला। जो करना है वो खुद ही करना पड़ेगा। वो खाना खाने लगा, तभी उसको नमक ज़्यादा लगा। वो निधि को देखकर बोला, दीदी आपकी ये आदत नहीं गई अभी तक। निधि बोली, तुझे पता चल गया मैंने खाना बनाया है? नीरज हंसते हुए बोला, ये बात भूलने की है क्या? निधि खुश थी, उसकी माँ की तरह उसने नुक्स नहीं निकाले। नीरज खाना खाने के बाद दीदी को सोने का कहकर अंदर कमरे में आ गया। वहाँ भी सूनापन बिखरा हुआ था। नीरज बाथरूम में घुस गया। आकर उसने प्रियंका के पास कॉल की, पर उसने नहीं उठाई। वो फ़ोन को देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कौन सा महान काम किया है जो वो मुझे याद करेगी? वो तकिया पकड़कर सो गया। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। निधि जहाँ अगले दिन अपने ससुराल चली गई थी, वहीं अब कल्पना जी को काम करना पड़ रहा था। आज भी जब वो सुबह सुबह नीरज के लिए खाना बनाने लगी, उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। वो बोली, अब तो अपनी बीवी को ले आ, कब तक मैं ही काम करूं? ये सुनकर नीरज जो टेबल पर खाने का इंतजार कर रहा था, वो बोला, माँ अब आपको ही सब काम करना पड़ेगा। प्रियंका हमेशा के लिए चली गई है। वैसे भी हमने उसको दिया ही क्या है जो वो हमारे पास रहती? कल्पना जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत गैस बंद कर दिया और बाहर आते हुए बोली, ये तू क्या कह रहा है नीरज? पता भी है तुझे? तू क्या बोल रहा है? इससे समाज में कितनी बदनामी होगी उस लड़की को, ये चीज़ पता नहीं है क्या, जो ये जिद करके बैठ गई है? ये सुनकर नीरज बोला, माँ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उसको बीच में मत लेकर आओ। कल्पना जी हैरानी से उसको देखने लगी। उनकी आंखों में भरी हुई नींद तुरंत उड़ चुकी थी। वो आगे बोला, अब तो आपको समाज का फर्क पड़ रहा है, पर जब बात उसकी खुशियों की थी तब आप कहाँ पर गई थी? और जब उसको अपनी खुशी चाहिए तो आप बीच में क्यों आ रही हैं? जैसे आपको हक है खुश रहने का, उसको भी है। वैसे ही आप अपनी बहू से खुश नहीं थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ने का फैसला किया है, और अब आप मेरी राय नहीं बदल सकती। ये सुनकर कल्पना जी गुस्सा हो गई और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वो गुस्से में कांपते हुए बोली, तू कौन होता है फैसला लेने वाला? अगर यह रिश्ता हम बड़ों की वजह से जुड़ा था तो तू कैसे तोड़ सकता है? तुझे पता भी है तूने उससे शादी की है, और अब तो वह तेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुझे तरस नहीं आया उस पर, ऐसी हालत में उसको छोड़ते हुए? नीरज हैरानी से अपनी माँ का चेहरा देखने लगा। उसके मन में खुशी हो रही थी कि कल्पना जी प्रियंका की साइड ले रही हैं। वो आगे बोली, अरे तू तो दूसरी शादी कर लेगा, पर उसको अपने बच्चे के सहारे रहना पड़ेगा। क्या वह तेरे बच्चे को ही पालती रहेगी? रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं जुड़ता, बल्कि उसको ज़िंदगी भर निभाना पड़ता है। ये सुनकर नीरज बोला, मगर आप ये चीज़ खुद करती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आपको ही तो हर वक्त प्रियंका से शिकायत रहती थी कि वह काम नहीं करती, वह प्रेग्नेंट है, आपको तंग करती है। कभी आपको उससे लड़का चाहिए, कभी कुछ। आप दोनों की लड़ाई से मैं तंग आ गया था और मैंने ये फैसला लिया, तभी तो मैं उसे उसकी माँ के घर पर छोड़ कर आया था। ये सुनकर तो कल्पना जी बिल्कुल चुप हो गई। नीरज आगे बोला, अब तो एक हफ्ते से घर में शांति है ना, और आप तो बिल्कुल सही से रह भी रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं। निधि दीदी भी 5 दिन यहाँ पर बड़े आराम से रह कर गई थी, उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब यह घर आप दोनों का ही है, उसमें प्रियंका दखल अंदाजी नहीं करेगी। वह अपने घर पर खुश है और आप यहाँ पर। कल्पना जी से तो कुछ कहते हुए ही नहीं बन रहा था। वो बोली, तू बस उन छोटी मोटी लड़ाई से परेशान हो गया है। अरे मैंने फैसला लिया था उस बच्ची को अपने घर की बहू बनाने के लिए, और वह तो कितनी शांत है, आसानी से अपना काम करती है, किसी से कुछ कहती भी नहीं। प्रेग्नेंट थी, इसके बाद भी वह मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी। अब तो नीरज का रोम रोम नाच रहा था कि कल्पना जी ज़रूर लाइन पर आ जाएंगी। वह तुरंत अपनी सख्त आवाज़ में बोला, अब आप क्यों उसकी साइड ले रही हैं? उसको तो एक न एक दिन जाना ही था, तो आज चली गई, क्योंकि आप तो उसको हर वक्त इसी चीज़ की धमकी देती थी ना। और अब तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप यहाँ पर अपना काम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। बार बार इस टॉपिक पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। कल्पना जी हैरानी से नीरज को जाते हुए देख रही थी। नीरज अपने कमरे में जाकर हंसने लगा और बोला, माँ आपकी कमज़ोरी पता है मुझे, आपने ही तो मेरी शादी प्रियंका के साथ करवाई थी, और पता नहीं आपने उसके क्या क्या गुण देखे थे, और जब वह हमारे घर में आ चुकी है
तब उसको थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं मिला। अब अगर मैं आपके सामने उसके बारे में बुरा भला कहूँगा तभी आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। वो कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया था और जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलने लगा। तभी कल्पना जी उसके सामने आई, पर उसने इग्नोर कर दिया। कल्पना जी को उसने कुछ बोलने तक का मौका नहीं दिया, वह तुरंत गेट बंद करके बाहर तक निकल चुका था। कल्पना जी खुद से बोली, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? और वह लड़की कैसे तैयार हो गई हमारा घर छोड़ने के लिए? अरे माना, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने उसको, पर क्या वह हमारा घर ही छोड़ देगी? अरे उसको मैंने अपने घर की बहू माना था, बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर आई थी। तभी उनके कानों में प्रियंका की आवाज़ गूंजी, माँ आपने मुझे बेटी बनाकर इस घर में रखने का वादा किया था, पर क्या आपने अपने वादे को पूरा किया? माँ का कोई एक फ़र्ज़ निभाया आपने मेरे लिए? पर मैंने आपको कुछ नहीं कहा। यह याद करके कल्पना जी का मन विचलित हो गया। उन्होंने तुरंत निधि के पास फ़ोन मिला दिया। निधि बोली, माँ आप 2 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, देखना भाई तंग होकर भाभी को घर पर ले ही आएंगे, क्योंकि उनसे काम तो होता नहीं है और जो मैं कह रही हूँ आप वही कीजिए। ये सुनकर तो कल्पना जी भी सहमत हो गई। उन्होंने तुरंत अपने कपड़े पैक किए और नीरज को फ़ोन किया। वो बोली, मैं निधि के यहाँ जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में वह यहाँ पर नहीं आ सकती, तो मुझे उसके लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। आखिर माँ हूँ, उसका फ़र्ज़ तो निभाना ही होगा। ये सुनकर नीरज का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोला, माँ आप वहाँ क्या करेंगी? आपको देखकर दीदी की सास कैसे रिएक्ट करेगी? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? यह सुनकर कल्पना जी हंसकर बोली, अरे तुझे पता नहीं है क्या, वह बहुत मॉडर्न है और वह इन चीज़ों का एतराज़ बिल्कुल भी नहीं करते। नीरज बोला, माँ आप क्यों करती हैं ऐसा? जब एक बार पवित्रा की मम्मा ने यहाँ रुकने के लिए कहा था, तब आपने क्या कहा था? बेटी के ससुराल में नहीं रुकते, क्योंकि यह हमारे यहाँ रिवाज है। तो अब वह कैसे बदल गया माँ? कल्पना जी अपने बेटे की बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। उन्होंने कहा, तू चाहता क्या है मैं कुछ पल शांति से ना रहूं? कभी तू कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। चाहते क्या हो तुम दोनों? मुझे मेरी बेटी के पास जाना है बस। ठीक है माँ, अगर आप वहाँ गई तो आप मेरा कभी मुंह नहीं देख पाएंगी, और ये वादा है आपके बेटे का। कल्पना जी गुस्से में बोली, तू कौन होता है कुछ कहने या ना कहने वाला? मुझे यहाँ से जाना है। तभी नीरज उनकी बात को काटता हुआ बोला, आपको जो करना है करो। ये कहकर वह फ़ोन काट देता है। कल्पना जी फ़ोन को घूरती हुई रह जाती हैं। कुछ पल बाद नीरज की कॉल आती है। ठीक है माँ, आप जा सकती हैं, पर परसों मुझे आप घर में चाहिए। ये सुनकर तो कल्पना जी बहुत खुश हो गई। वह तुरंत निधि के घर के लिए निकल गई। कल्पना जी को देखकर निधि की सास बहुत खुश हो गई। कपिल जी और रेखा जी उनके आदर सत्कार में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। कल्पना जी भी उनको देखकर खुश थी। निधि सोफे पर बैठी हुई थी। कल्पना जी उसके लिए ऑरेंज लेकर गई थी और इमली का अचार और ना जाने रास्ते से क्या क्या जो उसको अच्छा लगता था। रेखा जी बोली, बेटा जाओ जाकर कल्पना जी के लिए चाय बना कर ले आओ। कल्पना जी ने हैरानी से उनको देखा और बोली, समधन जी, पर अब आपको इस हालत में निधि से काम नहीं करवाना चाहिए। डॉक्टर ने उसको आराम करने के लिए कहा है। यह सुनकर रेखा जी बोली, अरे कल्पना जी, हम भी तो थे कभी ऐसी कंडीशन में, तब आपने कभी आराम किया था? आप हो, मैं हुई या प्रियंका, सबने काम किया है, तो निधि क्यों नहीं? कल्पना जी बोली, पर आप तो बहुत मॉडर्न हैं, मैंने सोचा था मेरी बेटी यहाँ खुश रहेगी आराम से, पर आप तो। कपिल जी बोले, वैसे तो आपके घर में भी कोई कमी नहीं है। नीरज विनय से ज़्यादा कमाता है, अच्छा खासा घर है, आपने भी तो आपकी बहू को कभी आराम करने नहीं दिया। दरअसल रेखा जी प्रियंका की बुआ थी, उनका अच्छा खासा घर देखकर वहाँ निधि की शादी कर दी थी कल्पना जी ने। पर अभी नीरज ने सोच लिया था वो अपनी माँ की सोच को बदल कर रख देगा, इसलिए उसने निधि और उसके ससुराल वालों का सहारा लिया ताकि वो अपनी माँ को समझा सके और उनके घर में जो क्लेश हो रहा है वह बंद हो सके। कल्पना जी कुछ कहने को ही तभी रेखा जी बोली, जैसे आपकी बेटी आपके घर की इज्जत है, वैसे ही हमारी भी बच्ची है, उसको भी थोड़ा सा तो मान सम्मान मिलना चाहिए उसके ससुराल में। कल्पना जी एक बार फिर चुप थी। रेखा जी बोली, आपके बेटे ने हमारी बच्ची को छोड़ने का फैसला कर लिया, वह भी उससे बिना पूछे, जबकि वह उसके बच्चे को अपनी कोख में पाल रही है और आपने अपने बच्चे को एक बार भी नहीं समझाया। अगर हम भी आपके साथ में वैसा ही करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? कल्पना जी तो एकदम कांप उठी। वो बोली, प्लीज़ समधन जी आप ऐसा कुछ मत करना। तभी निधि आई और बोली, तो माँ आप भी भाभी को घर ले आइए, उनको अपनी माँ से ज़्यादा आपकी और भाई की ज़रूरत है।
जैसे आप मुझे दुख में नहीं देख सकती, वैसे ही उनकी माँ भी तो उनको दुख में नहीं देख सकती है ना। अगर आप यह बात नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। कल्पना जी ने रेखा जी के आगे हाथ जोड़ लिए और बोली, आपने तो मेरी आंखें खोल दी समधन जी। अगर आज आप लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मैं ना जाने कितना बड़ा अनर्थ कर चुकी होती। अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अभी जो काम मुझे पहले करना चाहिए वही करूँगी। और आपके घर की चाय अभी नहीं पीती, वह फिर कभी पी जाऊँगी, वह भी अपने बहू के साथ आकर। रेखा जी और कपिल जी खुश हो गए। कल्पना जी ने वहां से विदा होकर प्रियंका के घर का ऑटो ले लिया। उनके दिल में भी अभी एक सवाल चल रहा था कि क्या प्रियंका उनको माफ़ कर पाएगी जो उन्होंने उसके साथ किया था। पर खैर, ये सब तो प्रियंका ही बता सकती थी। इसी को सोचते हुए वो प्रियंका के घर के सामने खड़ी थी। उनके जाते ही निधि ने नीरज के पास फ़ोन किया और बोला, भाई, माँ को सब समझ आ गया है। वह अभी प्रियंका भाभी को लेने के लिए उनके घर की तरफ निकली हैं। अब आगे का आपको संभालना है। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। निधि को वो वक्त याद आ गया जब नीरज ने उससे प्रियंका के बारे में बात की थी। नीरज बोला, दीदी आप खुद सोचिए, अगर वही चीज़ आपके साथ हो और आपकी नंद आपके साथ में ऐसा बिहेव करे तो आप क्या करेंगी। और प्रियंका तो आपको बड़ी बहन मानती है, आपको मदद करनी चाहिए। मैं आपके पास उम्मीद से आया हूँ। अगर प्रियंका और माँ दोनों अच्छे से रहेंगी तो आप भी खुश होंगी। जैसे प्रियंका आपकी भी नंद है, भगवान न करे उसकी बुआ आपके साथ कुछ करे। उससे पहले आप माँ को समझाने में मदद करें। जिससे निधि उसकी मदद को तैयार हो गई थी, क्योंकि उसको पता था वो और उसकी माँ गलत हैं और वो अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी। तो उसने अपनी माँ के पास फ़ोन किया और आने के लिए कहा। नीरज ने उनको पहले ही समझा दिया था, जिससे रेखा जी और कपिल जी तैयार हो गए। वहीं नीरज ने जैसे ही ये सुना वो खुश हो गया और बोला, माँ आपने ही कहा था अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसको टेढ़ी कर लेना चाहिए। और मुझे वही फॉर्मूला आप पर अपनाना पड़ा। मुझे माफ़ कर देना। और देखो, उसी की वजह से तो आज आप प्रियंका को लेने उसके घर पर पहुंच चुकी हैं। फिर उसने कपिल जी के पास फ़ोन किया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने मेरी मदद की। आप ये पवित्रा मम्मी या प्रियंका के परिवार को मत बताना। वो बोले, तुम चिंता मत करो प्रियंका हमारी भी बच्ची है। कल्पना जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो प्रियंका ने दरवाज़ा खोला। ये देखकर कल्पना जी बोली, बेटा इतना चलकर क्यों आई? तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? प्रियंका ने झुककर अपनी सास के पैर छू लिए तो कल्पना जी बोली, बेटा तुम झुको मत। आज तो प्रियंका को शौक पर शौक लग रहे थे। उसने सब कुछ इग्नोर किया और बोला, माँ आप अंदर आइए, खड़ी क्यों हैं? यह कहकर उसने अपनी सास के हाथों से सामान ले लिया जो वो लेकर आई थी। पवित्रा जी कुछ काम से पड़ोस में गई हुई थी तो प्रियंका ने फ़ोन कर दिया था। उनको 5 मिनट लगने थे। प्रियंका बोली, माँ बैठिए आप, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कल्पना जी बोली, बेटा आज मैं तुझसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे की खुशी तुम हो, पर तुम प्लीज़ उसको मत छीनो। वह भले ही तुमसे दूर रह लेगा, पर वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। मैं उसको ऐसे नहीं देख पाऊंगी, इसलिए सारी पिछली बातों को भूल जाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुमसे अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ और कभी इनको दोबारा नहीं दोहराऊंगी। एक बेटी की तरह तुम्हें प्यार दूंगी। ये सुनकर प्रियंका बोली, माँ मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, पर प्लीज़ आप मुझसे यूँ माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मैंने आपको अपनी माँ माना है। प्रियंका बोली, पर आप ये बात मम्मी के सामने मत कहना, मैंने अभी तक उनको कुछ नहीं कहा है। कल्पना जी ने कहा, ठीक है, इस बारे में हम कल बात करते हैं घर जाकर। प्रियंका पानी ले आई और बोली, माँ आप चाय पियेंगी या जूस? कल्पना जी बोली, कुछ नहीं, बस तू आराम कर और ये ले तेरे मनपसंद दही बल्ले। प्रियंका का गला भराया, वो बहुत खुश थी। पवित्रा जी आई और बोली, आज कैसे आना हुआ समधन जी? कल्पना जी प्रियंका की तरफ देखकर बोली, मैं अपनी बहू और होने वाले पोता पोती को लेने आई हूँ। बहुत दिन हो गए तो सोचा मैं खुद ही इनको ले जाऊं, क्योंकि इनके बिना तो घर सूना है और नीरज को आजकल समय ही नहीं मिलता और अकेले प्रियंका का आना जाना ठीक नहीं है। चौथा महीना लग गया है, पवित्र जी बोली। हाँ समधन जी। फिर कुछ देर बाद प्रियंका को लेकर कल्पना जी अपने घर आ गई। जब तक नीरज घर आ चुका था वो अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। प्रियंका को एक हफ्ते बाद देखकर नीरज बहुत खुश हुआ, पर उसने अपनी हंसी को दबा लिया। कल्पना जी बोली, अब यह नाटक करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, प्रियंका ने रास्ते में मुझे सब बता दिया था। एक एक कप कॉफ़ी हमारे लिए भी बना देना। वहीं अंदर से नीरज की आवाज़ आई, माँ अगर मैं वह सब नहीं करता तो आप आज प्रियंका को अपने साथ लेकर नहीं आती। कल्पना जी ने प्रियंका का माथा चूम लिया और बोली, बोल तो तू सही रहा है, वो दिन था और आज का दिन। कल्पना जी के प्यार में प्रियंका के लिए कोई भी कमी नहीं आई थी।
बल्कि उन्होंने अपनी बेटी से भी बढ़कर उसको प्यार दिया। अगर सभी सास अपनी बहू को थोड़ा सा भी प्यार दें तो शायद जो लड़ाई उनके घर में हो रही है वह कम हो सके। ज़रूरी नहीं हर कहानी का एंड उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा कर हो, क्योंकि सब काम प्यार से हैंडल किए जा सकते हैं और प्यार उन चीज़ों पर सबसे भारी है। इसलिए हर चीज़ को अपने प्यार से हैंडल कीजिए। देखना सभी चीज़ें खुशबूदार फूलों की तरह महकेंगी। और ज़रूरी ही नहीं हर बार गलती सास की हो, क्योंकि बहू भी गलत हो सकती है। इसलिए उनको ना यही चाहिए कि वह प्यार से सभी चीज़ों को हैंडल करें। और घर के इन लड़ाई झगड़ों में बेचारे पति फंस जाते हैं। द एंड।